पार्ट 2। ओम प्रकाश वाल्मीकि की खानाबदोश नामक कहानी के पार्ट 1 में हमने यह देखा कि किस प्रकार भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का बेटा सूबेदार सिंह मजदूर महेश की पत्नी किसनी का शारीरिक शोषण करता है। अब देखेंगे कि किस प्रकार सूबे सिंह अब सुकिया की पत्नी मानो पर डोरे डालना शुरू करता है और असफल होने पर उसके कच्चे ईंटों को रात के अंधेरे में तुड़वा देता है। इससे मानो के पके ईंट के मकान का सपना चूर चूर हो जाता है और वे दोनों भट्टा को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी इस प्रकार है। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था, छोटे बाबू मानो को। बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की घिघी बंध गई थी। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुकिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुकिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खींचने लगी थी। जसदेव ने भी सुकिया की मनस्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी हुई गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम है बताइए, मैं कर दूंगा, जसदेव ने विनम्रता से कहा था। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? सूबे सिंह ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जानता नहीं, भट्टे की आंख में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेगी राख में, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया। जसबीर गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुकिया गुस्से से कांप रहा था। मानो की अब चेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए पक्की ईंटों का,
जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्ठे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया भी, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके घासने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खच खच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए उस पंप पर आना पड़ता था। भट्ठे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाया जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है। भले ही वह भट्ठा छोड़ना पड़े। भट्ठा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्ठा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहां जा रही हो? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूं। मानव ने सहज भाव से कहा। बावन तेरे हाथ की रोटी खाएगा? अक्ल मारी गई तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुक कर बोली, बामन नहीं, भट्ठा मजदूर है वह, हमारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानव ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते ही मानव ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जानवर है। मानव ने सूबेदार सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा है। 2 कोर पेट में जावेंगे तो ताकत आवेगी बदन में। मानव ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी नहीं बना पाया था। शरीर का पूर पूर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानव ने जैसे उसे रंगों हाथ पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो,
इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर ये बात है तो मैं जोर ना डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूं, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नीचे नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात काम करते हो, मेरी खातिर पिटे। फिर यह वामन तुम्हारे बीच कहां से आ गया? मानो रुआंसी हो गई थी, उसका गला रुंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था कि उसे रोक लेने की। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी, मानो बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उनकी दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा था, वह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। सुखिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था, वे ही फिर सामने खड़े थे। आखिर जाए तो कहां? सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कहीं भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवट बदली, मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जाग कर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाज नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि वह चाहे जो हो, वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो? जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उसके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी। इसलिए वह मानो और सुखिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान न करें, न कोई रियायत ही बरतें उनके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। सुखिया और मानो दिन रात काम में जुड़े थे। फिर भी हर महीने वे ज्यादा कुछ नहीं बचा पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। उसके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सूबे सिंह की जातियों को भी वे सहन कर रहे थे, लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुए थी।
सुबह सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुखिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया था। उसे भट्ठे की मोरी का काम दे दिया था। मोरी का काम खतरनाक था, मानो डर गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बंधाई थी। काम से क्यों डरना। सुखिया का सांचा जसदेव को दे दिया गया था। सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था, मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंट हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चल गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोपड़ी में गई थी। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ पैर धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठे हो गए थे। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था, न ही किसी जंगली जानवर का ही यह काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बौरा गई थी, जैसे किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया था। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उनका कुछ लेना देना ही ना हो। सुखिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था। उसके जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इसकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। मानो ने सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला रही थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उनके सामने खड़ी की जा रही है। वहां रुकना उनके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा। चल, ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था। भट्ठे से जलते काले धुएं ने आकाश तले
काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया चल पड़े थे। एक खाना बदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए, पीछे छूट गए थे कुछ बेतरतीब पल, पसीने के अक्स जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्ठा। सुगिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानव ने जसदेव की ओर देखा था। मानव को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था। मानव के सीने में एक टीस उभरी थी, सर्द सांस में बदलकर मानव को छलनी कर गई थी। उसके ओठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुटकर रह गए थे। सपनों की कांच उनकी आंख में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। इति सर्वे।